आप समझ रहे हो? अमोनिया देखन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन कर, ठीक है। तो हेलो गाइज, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम पहला चैप्टर कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम इसमें देखो क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, दोनों फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद हमने एटम और इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और फिर इसके बाद हमने एटम के वेट के बारे में पढ़ा, एटॉमिक वेट। और हमें मालूम है कि ये कैसा होता है, रिलेटिव होता है, एक रेफरेंस से कंपेयर करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट से कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट के एटम का वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, रिलेटिव है, नंबर है, जो कि बताता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम कितना हैवियर है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और इसमें फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ा है, और इसके बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। अब मॉलिक्यूल को समझते हैं कि भाई मॉलिक्यूल क्या होगा और उसका वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे हमने एटम का वेट निकाला था एटॉमिक वेट, वैसे ही आपका मॉलिक्यूल का जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट है। और ये भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है, यानी कि आप उसी से कंपेयर करोगे, जो आपने रेफरेंस पहले दिया था वही रेफरेंस आपको यहाँ पे भी यूज करना है। उसी से कंपेयर करके हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है, वो भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। और फिर इसमें हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही हमें करना है। तो आज की क्लास का, ठीक है ना, जो भी हमारा जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, और ए कंपाउंड that can exist, that can exist freely in the nature and retain all its properties, all its properties। तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक फॉर्म भी होता है लेकिन उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म भी होता है। और कंपाउंड वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे नोबल गैस को अगर मैं उसमें से हटा दूं, या जो आपके लो रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं उनको हटा दूं, बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो नेचर में कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वैसे एलिमेंट जो है वो एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने ही ठीक है ना, मतलब उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है तो वहां पे वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो उस कंपाउंड का भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म ही होगा, वो भी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नेचर में एग्जिस्ट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, नेचर में एग्जिस्ट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचर में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो स्टेबल होती है, यानी कि नेचर में सबकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी को गेन करना। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, एनर्जी को लूज करके। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज करोगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, और जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर कोई अनस्टेबल होगा तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, क्योंकि नेचर की टेंडेंसी है स्टेबिलिटी को गेन करना।
तो वो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी लूज करेगा। अब एनर्जी लूज कैसे करते हैं, जब वो किसी दूसरे आइटम साथ कंबाइन करेगा तो वहां पे बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड जब भी बनता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरीके से वो स्टेबल हो जाता है। समझ गए। तो आपके पास जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो नेचर में कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल इतना स्टेबल होता है कि वो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर मैं नोबल गैसेस और लो रिएक्टिव मेटल्स को छोड़ दूं, जैसे नोबल गैसेस कौन से, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन, जीनोन, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनका एटम जो एटॉमिक फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। तो इसलिए वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उसके एटम को ही मॉलिक्यूल्स मान सकते हो। पर वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन आपके जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। आप समझ रहे हो। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नेचर में एग्जिस्ट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या आपका मॉलिक्यूल होता है, वो आपका मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल की ही प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। अब ये मॉलिक्यूल किसका होगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है और एक कंपाउंड का भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने यही लिखवाया है कि एक एलिमेंट या कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला, ठीक है ना, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला, वही क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल होता है। बात समझ आ रही है। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनोन। अब ये देखो ये नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस वाले जो होते हैं वो आपके एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, नेचर में एग्जिस्ट होने वाला, चाहे वो एलिमेंट हो, एलिमेंट का हो, चाहे कंपाउंड का हो, नेचर में एग्जिस्ट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वही क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल होता है। अब वो एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचर में एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, ये नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं। लेकिन कैसा मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और देखो जैसे अब हाइड्रोजन जो है वो आपको एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, या तो वो अपने ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, मतलब अपने एटम के साथ कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बनाएगा H2, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। लेकिन हाइड्रोजन कंपाउंड भी बना सकता है, पर कंपाउंड अगर बनाएगा तो फिर वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करेगा और उस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, इतना स्टेबल है कि वो नेचर में रह सकता है। समझ रहे हो। अगर वो स्टेबल नहीं है तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपको, याद करो, ये भी आपको पहले बताया था कि जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल बनता है या आप कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हो, जैसे अगर एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना रहे हो तो सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे, लेकिन अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना रहे हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे। तो उन एटम्स के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए, ठीक है ना। तो ये इतना स्टेबल होते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये बॉन्ड बहुत ही वीक बन रहा हो तो फिर जैसे इसको नेचर में से कहीं से एनर्जी मिलेगी तो ये तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये तो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल इतना स्टेबल होता है कि वो नेचर में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो नेचर में एग्जिस्ट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही क्या है, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है। देखो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। समझ गए। लेकिन इनके एक मॉलिक्यूल में क्या है, दो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल होता है ओजोन की फॉर्म में, ओजोन।
ये भी है, आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन या तो O2 में होगा या तो ओजोन में होगा, ठीक है, O3 ओजोन। लेकिन इसके ओजोन में देखो, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो ये डायटोमिक नहीं है, ट्राई एटॉमिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ये किससे पता लग रहा है? ये बता रहा है कि उसके एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के टोटल एटम्स कितने हैं। तो उसी के बेसिस पर, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये प्रीफिक्स यूज किया है। जैसे अगर आपका एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, इस तरीके से। तो ये प्रीफिक्स आपको इस तरीके से यूज करने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ गए। ऐसी फोस्फोरस का देखो जरा, फोस्फोरस, फोस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, उसके 4 एटम्स है। तो ये क्या है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर का देखो, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 8 होते हैं, तो ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबको समझ में आ रहा है? तो ये तो एलिमेंट्स के क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये वाला नोबल गैस का, ये एलिमेंट का एटम भी है, मॉलिक्यूल भी बोल लो, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते ही हैं, आप इसे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, समझ गए। और याद रखना, क्रिप्टॉन जिनोन के कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स इनके होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। पर ये तो हीलियम नियोन है, आर्गन है, ये तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने एलिमेंट का किया है, वैसे ही आप किसी कंपाउंड का भी देख लो जरा। कोई कंपाउंड ले लो, जैसे अगर मैं वाटर ले रहा हूं, H2O, तो कंपाउंड आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। पर इसके एक मॉलिक्यूल में टोटल एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये क्या आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसी सेम आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी आपके 2 एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये भी क्या आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हो? अमोनिया देख लो जरा, इसमें अमोनिया, इसमें टोटल कितने हैं? आपके 4 हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप समझ गए? तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप किसी एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल ले सकते हो और किसी कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, और ये मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इतने स्टेबल होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात है? चलो, अब देखते हैं कि एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी, अब आपको इनकी एटोमिसिटी भी पूछ सकता है, तो एटोमिसिटी क्या होती है आपकी? द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी, कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। समझ गए? तो एटोमिसिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में
एलिमेंट्स के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे इसके एक मॉलिक्यूल में एक है तो इसकी एटोमिसिटी क्या है 1, इसमें 2 है तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी 2, इसमें कितने 3 तो 3 4 8, इसमें कितने हैं हाइड्रोजन के 2 हैं ऑक्सीजन के 1 हैं तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसकी एटोमिसिटी बता सकते हो। तो एटोमिसिटी सिंपल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है वही उसकी एटोमिसिटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलो, तो ये था आपका मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल के वेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो इधर मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास भी कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने एटॉमिक मास निकाला था, जैसे आपने एटॉमिक मास निकाला था और वो कैसा होता है रिलेटिव होता है, तो सेम आपका मॉलिक्यूलर मास है। सेम आपका मॉलिक्यूलर मास है। वह फर्क ये है कि वहां पे आप एटम के लिए निकालते हो, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल के लिए निकालते हो। अब ये मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये भी कैसा होता है रिलेटिव होता है। एक रेफरेंस से कंपेयर करके निकाला जाता है और रेफरेंस भी वही है जो आपने रेफरेंस पहले पढ़ रखा है, वही रेफरेंस यहाँ पर भी यूज होता है। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से 1/12 पार्ट से कंपेयर करके आप किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का वेट निकालते हो, ठीक है ना। और देखते हो कि उसका एक मॉलिक्यूल इस रेफरेंस के कंपैरिजन में कितना हैवियर है, ठीक है ना। तो सेम चीज है, सेम चीज है, समझ वाली बात है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कितना हैवियर है, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। हमें पता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक पार्टिकल के मास से कंपेयर करते हैं या एक एटम के मास का 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं, यानी कि उसके 12वें हिस्से से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस आपका वही रहेगा, जो आपका रेफरेंस वहां पे था वही रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। बस फर्क क्या आ जाएगा, वहां पे एटम के लिए था, यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास इज ए रिलेटिव मास, इज ए रिलेटिव मास of one molecule of the substance, one molecule of the substance compared to compared to 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। तो सेम वैसा ही है जैसे आपने पहले पढ़ा था एटॉमिक वेट में, एटॉमिक मास में, वैसे ही यहाँ पर भी है। रेफरेंस वही है, उसी से कंपेयर करके आप किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हो और वो कैसा होता है आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब रिलेटिव होता है क्योंकि रेफरेंस से कंपेयर हो रहा है। तो फर्क क्या है, एटम के लिए था वहां पे, यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्योंकि ये रिलेटिव है, ये क्या है रिलेटिव है, तो इसलिए क्या होगा नंबर होगा, ये क्या होगा नंबर। और वो नंबर क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल उस रेफरेंस के कंपैरिजन में कितना हैवियर है। और वो रेफरेंस कौन है, कार्बन 12 आइसोटोप का एक पार्टिकल का मास है या उसके एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, 12वां हिस्सा, इसके कंपैरिजन में सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कितना हैवियर है, ठीक है। यही क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास इज ए नंबर, is a number which tells that which tells that tells that how many times one molecule of the substance, one molecule of the substance
इज हैवियर, is heavier than 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप। समझ गए? तो सेम वैसा ही है जैसे आपने एटॉमिक मास में पढ़ा था, कोई फर्क नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं कहूंगा इसका फॉर्मूला लिखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसको हम 1 AMU भी बोलते हैं। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 में n ग्राम से, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है ना? तो सेम वही है जो आप पहले पढ़ते थे, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इतना समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, तो ये था मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल होता है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा एक मॉलिक्यूल का मास होता है, जिसको आप यू में लिखोगे। इसमें लिखोगे? यू में लिखोगे, याद रखना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास होता है, या फिर 1 मोल का मास होता है। तो वो मैं आगे आपको मोल कंसेप्ट में बताऊंगा, पहले आप ये सीख लो। ठीक है? चलो, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जरा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो याद रखना, देखो आगे ये जो नंबर लिखा होता है ना, ये 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और है, जैसे रिएक्शन के अंदर, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है ना? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमेशा एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो इसलिए आप कभी भी मॉलिक्यूलर मास निकालते वक्त इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, वो उसका सिंपल मास होगा, यानी कि वेट होगा, उस रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है। ठीक है ना? अगर 1 है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही वो यूज हो रहा होगा, लेकिन अगर वहां पे 5 है तो फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करके उतना मास निकालोगे, वो यूज हो रहा होगा, वो सिंपल मास होगा, वो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, ये याद रखना। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आप मास यहां से निकालोगे वो उसका मॉलिक्यूलर मास ही होगा। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? अब देखो कि उसके एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर आप ऐड करोगे तो आपको उस एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। आप उसे यू में लिखोगे, और उसी नंबर को अगर आप ग्राम में लिख दोगे तो फिर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, या उसके 1 मोल का मास हो जाएगा। समझ गए मेरी बात है? ठीक है ना? तो देखो इधर, तो ये हो गया 23 प्लस में सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40U। इसके एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 40U। लेकिन अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। जैसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता है? ये 200 आता। ठीक है ना? 200U, पर 200U इसका तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, वो तो 5 मॉलिक्यूल के लिए निकल गया, तो वो मास हो गया सिंपल। ठीक है ना? ये क्या मॉलिक्यूलर मास है? तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, इसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी होंगे उन सब के लिए आपको देख चेक करना है, उन सब के लिए आपको एटॉमिक मास देखना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना है। अगला देखो जरा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका निकालो। अब इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो एक मॉलिक्यूल में जो जितने प्रेजेंट्स होंगे उन सभी का एटॉमिक मास आपको ऐड करना है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। सल्फर कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 के लिए कितना हो जाएगा? 64।
ऐड करोगे तो 98 यू। इसके एक मॉलिक्यूल का ये मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास है। इस मास को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे सेम आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो जरा, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका निकालो। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 48 है। सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100 यू। समझ गए। ऐसे ही आप सोडियम कार्बोनेट का निकालो जरा, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके एक मॉलिक्यूल में सोडियम कितने, दो, एक का 23, दो का कितना हो जाएगा 46 है, कार्बन का 12 और इसका 48 है। तो ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 106, 106 ही आएगा ना। 48 और 12 कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, और 40 फिर 100 और 6, ठीक है ना, 106 यू आ जाएगा। बात सुना रही है। ऐसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट का निकाल लो, तो 23 प्लस 1 प्लस में 48 है, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 84 यू आ जाएगा। 84 आएगा ना। और 1 मिनट, आठ और चार 12, ओ, छः और 7, तो भाई लगा रहा है भाई। का 23 प्लस 1, ठीक है, कार्बन 12, अच्छा कार्बन का ऐड नहीं किया था, कार्बन 12 है, प्लस में 48 है, अब आएगा 84, 84 यू। ठीक है ना, इसको सही से लिख देते हैं। अब ऐसा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और 48 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का, तो टोटल कितना हो जाएगा 84 यू आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आप ग्लूकोज का निकालो, C6H12O6 है, तो कार्बन का 12 और 6 आए हैं तो 6 है, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 12 है तो 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू, इसे करूंगा 6 से क्योंकि 6 है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा 180 यू। ऐसे ही आप ग्लूकोज का और शुगर का निकालो, ये तो ग्लूकोज का हो गया, C12H22O11, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, तो ये कितना आ जाएगा 342 यू आ जाएगा। समझ गए। अब एक जरा हाइड्रेटेड वाला देख लेते हैं, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट .2H2O, .2H2 है। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रेटेड है क्योंकि इसके, ये सॉलिड है, लैटिस होती है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2, तो ये डाइहाइड्रेट है। ठीक है, डाइहाइड्रेट है। ठीक है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मैंने क्या बोला था कि कभी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर ये कॉफिशिएंट नहीं है, ये तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, और वाटर का एक का कितना होता है 18, तो 2 का कितना हो जाएगा 36 है, तो 36 आपको ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है ना, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन 4 है तो कितना हो जाएगा 64, और 2 वाटर का कितना हो जाएगा, एक वाटर का 18 होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, तो प्लस 4, ऑक्सीजन कितने हैं 16, आप इन सबको ऐड कर लो, तो इस तरीके से आप इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। ठीक है ना, बात समझ गए। चलो आप एक खुद से ट्राई करना, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका ट्राई करना। ठीक है, और मोर सॉल्ट सबको मालूम है क्या होता है, मोर सॉल्ट, नीचे कर देता हूँ, लिख देता हूँ इसे, तो आप इसका ट्राई करना, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका निकालो। कॉपर का देखो 63.5 होता है, तो इसका इस तरीके से करना जैसे मैंने यहाँ पे किया था,
यहाँ पे वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स है, तो ये पेंटाहाइड्रेट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, ठीक है ना, ऑक्सीजन कितने, 2। तो 2 के लिए 32 हो जाएगा, 1 मिनट, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 32 है। ठीक है, अब इसे ऐड कर दें, 2 के लिए 32 हो जाएगा, 1 के लिए लिखा था क्योंकि 2 है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 63.5 है, प्लस में 32, प्लस में 64। कॉपर का 63.5 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 4 कितने हो गए, 64। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 10, और ऑक्सीजन कितने, 5 है, तो 5 इंटू 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका मोलिकुलर मास निकाल लोगे। ठीक है, चलो घर पे ट्राई करना इसका। मोर सॉल्ट, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। काफी बड़ा है ये क्या होता है आपका, मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर। ठीक है ना, वाटर का 18 होता है, एक वाटर का 18, एक मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देना। इससे मल्टीप्लाई होता है लेकिन कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। एक और लिख लो, पोटासलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइज, Al2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो थोड़ा बड़ा है, ट्राई करना घर पे इसे। ठीक है ना, कर लोगे इसे, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल का मास होता है, क्योंकि ये यू में लिखा हुआ है। अगर आप इसी नंबर को ग्राम में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, यानी कि उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब नेक्स्ट करते हैं जरा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने एटॉमिक मास में एवरेज निकाला था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास में भी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, सेम फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो टोटल मास कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। यहां से मास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास है। तो आपके पास दो सब्सटेंस हैं, तो उनका आपको मास लिखना है। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, पहले वाले के मोल्स और उसका मोलर मास है, फिर दूसरे वाले के मोल्स और उसका मोलर मास है, अपॉन में टोटल मोल्स N1 प्लस में N2। आप इसे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी कर सकते हो, आप इसे स्प्लिट कर दो, N1 अपॉन में N1 प्लस में N2 इंटू मोल फ्रैक्शन पहले वाले का, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, फिर दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन, दूसरे वाले का मोलर मास है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले के डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन ही तो होता है, लेकिन ये मोल की टर्म्स में फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन। एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, पहले वाले का फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इंटू उसका मोलर मास है, प्लस है दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन और उसका मोलर मास है। समझ गए? तो इस तरीके से आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है। समझ की बात है? ये हमने एवरेज एटॉमिक मास में भी करा था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते हैं उसे। ठीक है, तो ट्राई करें क्वेश्चंस। चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का।
ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 20% बाय मोल प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन 80% बाय मोल प्रेजेंट है। तो आपको एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया। टोटल मास, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या था आपका, N1 इंटू M1 प्लस में N2 इंटू M2 अपॉन में N1 प्लस में N2। वैल्यू गिवन है, रख दो इसे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, इसके 20 मोल्स प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 प्लस N2 80 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28 है, अपॉन में 20 प्लस 80 कितना, 100 है। आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 28.8 है। एयर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 28.8 है। सुना गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, दो गैसेस है ए और बी, जिसको हम ए रेशो बी, ये आपके मोल रेशो है, ठीक है ना, ए रेशो बी मोल रेशो में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपका ए और बी जो गैसेस हैं उनको ए रेशो बी मोल रेशो में जब मिक्स करोगे तो फिर उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आता है, 24 निकल के आता है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर इफ द गैसेस ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशो बी रेशो ए। मतलब जब रेशो रिवर्स हो जाएगा, बी रेशो ए हो जाएगा, पहले रेशो क्या था, ए रेशो बी, लेकिन अब क्या है, रेशो रिवर्स हो गया है। तो कह रहा है जब रेशो रिवर्स हो जाएगा तब बताओ कि आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। पहले वाले केस में लगाओ, जब इसका मोल रेशो ए रेशो बी है तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना, 24। तो लगाओ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले के ए, और इसका, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में आपको ए का और बी का मोलर मास गिवन दे रखा है 20 और इसका 30। तो 20 प्लस बी इंटू 30 अपॉन में ए प्लस में बी। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 24 ए प्लस में 24 बी इज इक्वल टू 20 ए प्लस में 30 बी। ए वाले को उधर उठा के ले आओ तो ये हो जाएगा 4 ए, और इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 बी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 बी हो गया। तो ए और बी के बीच में आपका ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, दोबारा से यही फॉर्मूला लगाओ, जब आपका रेशो रिवर्स हो जाता है तब आपको ये करना है। ठीक है, तो देखो इधर अब दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूं एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। अब रेशो रिवर्स हो गया है, तो जो पहले ए के लिए मोल्स थे ए, अब क्या हो गया, बी हो गया। तो बी इंटू 20 प्लस ए इंटू 30, और नीचे तो आपका ए प्लस बी आए, बी प्लस ए, कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है, ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, ए को बी की टर्म्स में चेंज कर लो या बी को ए की टर्म्स में चेंज कर लो, जैसा आपका, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो मैं ए को बी की टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ। तो 3/2 इंटू बी इंटू 30 अपॉन में 3/2 बी प्लस में बी। अब इसे सॉल्व करो जरा, तो ये 20 बी प्लस, इससे काटूंगा तो ये 15। ठीक है, 15 तिया कितना होता है, 15 3, तो ये कितना हो जाए, 30 और 45 है, तो 45 बी। और ये क्या हो गया आपका, 5/2 बी, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 65 है, 65 बी, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया 5 बी। ठीक है, इससे काट दो, इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 26। समझ रहे हो। तो जब ए और बी का मोल रेशो रिवर्स होता है, पहले ए रेशो बी था, लेकिन अब जब रेशो रिवर्स होता है तब उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 26 है। पहले 24 था, लेकिन रेशो रिवर्स करने पे आपका ये 26 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में करूंगा, मोल फ्रैक्शन, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। देखो इधर, तो एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन गैस है और एक कोई गैस है वाई, जिसका मोलिकुलर वेट आपको 80 दे रखा है, और किस मोल रेशियो में मिक्स कर रहे हो, ए रेशियो बी में कर रहे हो। तो इसका जो मीन मोलिकुलर वेट है, मीन मोलिकुलर वेट क्या होता है, एवरेज मोलिकुलर वेट ही होता है। तो मीन मोलिकुलर वेट क्या, 40। एवरेज मोलिकुलर मास आपको 40 दे रखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 इंटू मोलर मोलर मास प्लस N2 इंटू मोलर मास, दूसरे वाले का अपॉन में N1 प्लस में N2, रख दो वैल्यू सारी। तो 40 इज इक्वल टू, और मैं इसे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में करना चाहता हूँ। देखो इधर, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू रख देता हूँ पहले, ए इंटू 32 प्लस में बी इंटू 80 अपॉन में ए प्लस में बी। ठीक है, तो यहां से वही सेम ए और बी का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा जब रेशियो रिवर्स होगा, फिर वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करना, जैसे पहले किया था वैसे ही, ठीक है ना, सेम वैसे हो जाएगा। लेकिन मैं जो मेरा मोल फ्रैक्शन है, मैं उसका यूज करना चाहता हूँ, उसका यूज करना चाहता हूँ। वो देखो जरा, तो मैं क्या करता हूँ, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मोल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूं कि ये x है। ठीक है, तो y का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, और यहां पर दो प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन गैस और एक वाई गैस है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो जब एक का मोल फ्रैक्शन x है, मान लो कि 0.2 है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 है। ठीक है, तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब लगाओ एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला। तो एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में, पहले वाले का मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास प्लस दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास, ये था। पुट करो, तो 40 आपका मोल एवरेज मोलिकुलर मास दे रखा है, इसका मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स ले रखा है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 है। दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन कितना, 1 माइनस एक्स, और उसका मोलर मास कितना, 80। आप इसे सॉल्व करो, तो 40 इज इक्वल टू 32x प्लस 80 माइनस में 80x। एक्स वाले को एक साइड ले लो, इधर ले आता हूँ, 80x माइनस में 32x, और ये हो जाएगा 80 माइनस में 40। ठीक है, इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40 अपॉन में 48 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूं, किससे काटूं, 8 से, ठीक है, तो ये 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है आपका, 5/6 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 में से 5/6 माइनस करोगे तो 1/6 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। समझ गए। लेकिन जब आपका रेशो रिवर्स होता है, मोल रेशो रिवर्स होता है, तब बताना है कि आपका मोलिकुलर वेट क्या होगा। समझ रहे हो, तब बताना आपको कि मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो ये रिवर्स कर दो, लगाओ दोबारा से फॉर्मूला फिर। क्योंकि टोटल तो फिक्स है, टोटल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, भाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 हैं, और वाई के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। अभी तो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 5, ऑक्सीजन का 5/6 आ रहा है, और आपका वाई का जो मोल फ्रैक्शन है 1/6 आ रहा है। ठीक है ना, इसके 5 मोल्स लोगे, इसके 1 मोल लोगे, तभी तो मोल फ्रैक्शन ये आएगा। ठीक है, आप रिवर्स कर लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, अब मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन कितना है, 1/6 इंटू इसका मोलर मास 32 है, और इसका कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 80। अब इसे आप सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 72।
समझ गए? कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा, कर लो। 32 प्लस ये आपका हो गया कितना, 400 है, अपॉन में 6 है, तो 432 डिवाइडेड बाय 6 है, तो ये 72 ही तो आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 72। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप पहले वाले तरीका यूज कर सकते हो, चाहे आप मोल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कराया है तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। समझ गए? तो आज हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, उसके मॉलिक्यूलर मास, और ये मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक मास रिलेटिव है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी रिलेटिव होता है। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे एवरेज एटॉमिक मास है वैसे ये भी है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आज हमने क्वेश्चंस करे हैं। तो ये अब आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से रिवाइज करो, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।